नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ईबीएस की एक क्लास हुई थी पीछे, जो सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते चले। देखिए, सीटेट में आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए कि इसमें 15 टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से 15 आता है आपका सब्जेक्ट जो भी सिलेबस में है, और 15 आता है पेडोलॉजी या टीचिंग स्किल जो होता है वहाँ से आता है। यानी 30 में 15 तो 15 जो सब्जेक्ट वाला है इसको कवर रहे। पूरा जो ईबीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं उसको अलग अलग क्लासों में हम लोग सबको कवर करेंगे। यानी जो ईबीएस के 30 क्वेश्चन आते हैं उसको अलग अलग क्लासों में सब में कवर करेंगे। और लेकिन अभी फिलहाल ये जो 15 सब्जेक्टिव टाइप का आता है उस पर देखते हैं। एक क्लास इसमें से हुई थी हम लोगों के पीछे, आज दूसरी क्लास। देखिए, इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी केवल जो आने वाला एग्जाम है उसी के, बाकी ज्योग्राफी जो है वो विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो अभी आप लोग ये दिमाग में मतलब है कि अभी कम पढ़ा है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है या उतना ही पढ़ाया जा रहा है कि जितना लगभग आपके एग्जाम में आता हो। बाकी पूरा एक टॉपिक एक किनारे से नहीं कवर हो रहा, तो वो भी कवर होगा लेकिन अभी थोड़ा एग्जाम के बाद होगा। जब एक किनारे से शुरू होगा पूरी ज्योग्राफी चलेगी एक साथ में। कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैस। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है ये पीछे जब हम एक पिछली क्लास जो पढ़ाए थे उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस कहते किसे हैं, बताया था। अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बस केवल यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा था, एक कि कौन कौन सी गैसें इसमें शामिल हैं और एक जो है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। देखिए, ग्रीन हाउस एक्चुअली में एक ठंडे प्रदेशों का एक कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि ठंडे प्रदेश यानी जहाँ पे तापमान कम होता है ध्रुवों की तरफ, वहाँ पे गर्म प्रदेशों की सब्जी या फूलों को उगाने के लिए एक शीशे का एक घर बनाया जाता है। और इस शीशे के घर की विशेषता ये होती है, ये शीशा भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, और इस घर की विशेषता ये होती है कि ये सूर्य से आने वाली जो तरंगे होती, देखिए पीछे बताएं कि सूर्य की जो तरंगे होती हैं वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पे आती हैं। किस तरंग के रूप में आती हैं? लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पे आती हैं। तो ये शीशे के घर क्या करते हैं कि इन्हें आने देते हैं, और जब ये इस घर के अंदर चले जाते हैं और जब इस घर के अंदर का धरातल इनका विकिरण करता है तो ये लघु के बजाय किसमें हो जाती हैं? दीर्घ तरंग में हो जाती हैं। जब ये दीर्घ तरंग में हो जाती हैं तो ये ग्लास इनको वापस जाने नहीं देते, जिससे इनके अंदर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और इन्हीं को कहा जाता है क्या? ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस कहते हैं। यानी ये ठंडे प्रदेशों का कॉन्सेप्ट है क्या? ग्रीन हाउस। अब इसका एक उदाहरण आप कार से भी देख सकते हैं। देखिए, जब कार बाहर खड़ा होता है तो सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है। आप देखेंगे जब आप कार के अंदर जाएंगे, उसका एसी ना हो, बंद हो कार, तो उसका जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कार के अंदर ज़्यादा तापमान होता है और कार के बाहर तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि इसी ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। कार की खिड़कियाँ जिसमें शीशे लगे होते हैं क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को आने देते हैं, लेकिन जब वहाँ से विकिरण होता है फिर उन्हें वापस जाने नहीं देती, जिससे कार के अंदर का तापमान में वृद्धि हो जाता है। ये ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेश हमने पीछे बताया आपको आया। अब बात ये आता है ये ग्रीन हाउस गैस क्या है। ये तो ग्रीन हाउस हो गया, शीशे के बनते हैं या प्लास्टिक के बनते हैं। इनकी विशेषता होती है कि सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आने देते हैं, लेकिन पृथ्वी जब इनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करती है तो इनको वापस जाने नहीं देते। अब बात ये आता है कि ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस भी ठीक इसी तरह होता है। वायुमंडल में कुछ गैस मौजूद हैं। कैसे? कौन कौन से गैस हैं? तो एक है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, एक है आपका मीथेन, एक है आपका जलवाष्प, एक है नाइट्रेट ऑक्साइड, एक है आपका ओजोन।
इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, लिख ही देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए 5 गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, वायुमंडल में मौजूद होती हैं और ये सूर्य से आने यानी उसी ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती हैं और जब पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में इनका विकिरण करती है तो इनको वापस जाने नहीं देती। और ये 5 गैसें आती, इन्हीं को कहा जाता है क्या, ग्रीन हाउस गैस। अब बात आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। पहला तो ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं या ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते। तो ये 5 ही गैसें हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में मौजूद होती हैं, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आने देती हैं, लेकिन जब पृथ्वी इनका विकिरण करती है तो उन्हें दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाने नहीं देती। जैसे आपका कंबल काम करता है कि वो क्या करता है, कंबल आप ओढ़े रहते हैं, उसको वो करता क्या है कि आपके शरीर से जो तापमान उत्सर्जित होता है उसको बाहर जाने नहीं देता है, ठीक। और अंदर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जिससे आपको गर्मी मिलती है। ये भी वही करते हैं कि लघु तरंगों के रूप में आए लेकिन फिर इसको दीर्घ तरंगों के रूप में वापस जाने नहीं देते। आपसे पता था कि किसे ग्रीन हाउस कहते हैं या कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है या कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यही 5 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। इसके अलावा कोई भी गैस आ जाए तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन सी गैस? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन। ये 5 गैसें हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों में शामिल किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक प्रभाव, तो किसका सर्वाधिक प्रभाव था? CO2 का 50% अकेले योगदान होता है। यानी जितने भी इन 5 गैसों से मिलकर तापमान में वृद्धि होती है उसमें 50% केवल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है और 30% बढ़ता है मीथेन के कारण। यानी सबसे ज्यादा योगदान इसका और दूसरा योगदान इसका होता है। फिर यहाँ पर एक ये टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक प्रभावित गैस या सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली गैस, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दोस्तों कई किताबों, देखिए अब देख लीजिए, फिर पूछता है इनका प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। तो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव एक सिंपल सी बात है कि ग्रीन हाउस गैसें होंगी तो तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी। अब जब तापमान में वृद्धि होगी तो इसके, अब देखिए मूल काम तो यही होगा, क्या होगा? तापमान में वृद्धि। लेकिन तापमान में वृद्धि होने से कई चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें होंगी देख लेते हैं यहीं पे। पहला क्या होगा? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का सेंस ये है कि तापमान में वृद्धि होगी, तो जब तापमान में वृद्धि होगी तो जलवायु परिवर्तन जाहिर सी बात ही होगा, और जब जलवायु परिवर्तन होगा तो कई सारे जीवों का विनाश होगा और कई सारे जीवों का उत्पत्ति भी होगी। दोनों देखिए, जब जलवायु बदलता है तो दोनों चीजें साथ चलती हैं। कुछ चीजें मिटती भी हैं तो कुछ चीजें क्या होती हैं? बनती रहती। प्रकृति में हमेशा ध्यान रखिए विनाश और विकास दोनों की क्रिया साथ में चलती है, लेकिन जब इसमें मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाते हैं तो विनाश ज्यादा होता है, विकास कम होता है, परंतु चीजें जो होती हैं वो साथ में चलती हैं। तो जलवायु परिवर्तन होगा तापमान की वृद्धि से, और क्या होगा? जल स्तर में वृद्धि होगी। जल स्तर में क्या होगी? वृद्धि होगी। जल स्तर में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि हिम पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों के माध्यम से समुद्र में जाएंगे, और जब समुद्र में जाएंगे तो वहां के जल स्तर में वृद्धि होगी, जिसके कारण कई सारे छोटे छोटे द्वीप डूब जाएंगे, कई सारे समुद्री जीव समाप्त हो जाएंगे। फिर वही बताया, जहां विनाश होता है वहां विकास होना स्वाभाविक सी बात होती है। तो ये क्या है? जलवायु ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव या वृद्धि। एक ये तो निगेटिव प्रभाव में आ जाइए। इसके कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी होते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस तापमान को नियंत्रित करते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना होते तो शायद मरुस्थलों जैसी स्थिति हर जगह हो जाती, यानी पृथ्वी अचानक से
गर्म हो जाती है और अचानक से ठंडी हो जाती है। तो कहीं पर भी अगर प्रभाव आता है तो दोनों सेंस में लेंगे, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों सेंस में लेंगे, निगेटिव में भी लेंगे और पॉजिटिव में भी लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो हैं ये तापमान वृद्धि हो रही है, तापमान वृद्धि होने से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें कई सारे जीवों का लोप हो रहा है, वनस्पतियों का लोप हो रहा है, तो कई सारे जीवों का बिना विकास भी और वनस्पतियों का भी विकास हो रहा है। ये जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जलस्तर में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे कई सारे द्वीपों के डूबने की संभावना होती है। ये अब इसके और प्रभाव क्या है, और प्रभाव क्या है, तो ये तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी तापमान को नियंत्रित करते हैं, तापमान नियंत्रण का काम करते हैं। ये तापमान नियंत्रण करते हैं। तो हमने पीछे इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर वायुमंडल का काम है तापमान नियंत्रण करना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें ये काम करती हैं, जिससे पृथ्वी ना जल्दी से गर्म होती है और ना ही जल्दी से ठंडी होती है। तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक। लेकिन कहीं पूछ लिया कि तापमान ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के प्रभाव, यानी अगर ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही तो क्या प्रभाव होगा, तो प्रभाव होगा क्या, तापमान में वृद्धि और ये चीजें आ जाएंगी, जलवायु परिवर्तन और जलस्तर में वृद्धि। लेकिन पूछ लिया ग्रीन हाउस गैसों के कार्य क्या हैं, तो एक ही यहाँ पे है तापमान को नियंत्रित करना, क्योंकि जब सूर्य से आने वाली तरंगों को आने देती हैं, पृथ्वी जाने वाली तरंगों नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी ना जल्दी से वायुमंडल अपना ना जल्दी से गर्म होता और ना जल्दी से ठंडा होता है, ठीक भाई। अगर सबसे ज़्यादा गर्म जो वायुमंडल होता है दिन में होता है 2 से 4 बजे के मध्य में, सबसे ज़्यादा ठंडा रात में यानी सुबह टाइम 4 से 5 बजे के मध्य में होता है, ठीक। फिर यहाँ पे जो हम पीछे आपको बता रहे थे कि यहाँ पे कई किताबों में ग्रीन हाउस गैसों में एक गैस को और शामिल कर देता है, और उस गैस का नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई किताबों में आपको शामिल कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, CFC तापमान के वृद्धि में उत्तरदायी हो सकती है या होती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस केवल 5 ही प्रकार की होती हैं, या ये कह ले कि 5 ही जो है ये होती हैं। CFC का काम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग कहते हैं, ये ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यानी इसके द्वारा ओजोन में जो ओजोन की बॉन्डिंग होती है, देखिए करता क्या है ये कि जब ये जाता है तो ओजोन O3 होता है, ये उससे मिल जाता है तो O2 + O1 में इसको तोड़ देता है, इसके बॉन्ड को तोड़ देता है, जिसको ओजोन क्षरण कहते हैं, और जो ओजोन लेयर है उसमें जो होती हैं छिद्र पड़ने लगते हैं, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा कि CFC ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये किसी, देखिए ग्रीन हाउस गैस की परिभाषा होती है, पीछे बताया कि वो गैसें जो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को आने दें, लेकिन पृथ्वी से विकिरण होने वाली दीर्घ तरंगों को वापस जाने ना दें, उन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस। उसमें वो पिछली 5 गैसें हैं, लेकिन ये नहीं, क्योंकि इसकी ऐसी कोई विशेषता नहीं है। इसका काम क्या है, इसका काम है ओजोन क्षरण, यानी ओजोन की बॉन्डिंग को तोड़ना, जिससे ओजोन की लेयर जो होती है वो कमजोर होती है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि कौन कौन से गैसें वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, यानी विश्व के तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन ध्यान से सुन ले, अगर क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी गैसें विश्व के तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं, तब ध्यान रखिएगा उसमें 5 गैसें नहीं 6 गैसों का नाम लेंगे आप। कौन कौन से, O2 भी होगा, CO2 होगा, ओजोन होगा, जलवाष्प होगा, ठीक, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, और एक होगा मीथेन। 5 गैसें ये हो गई, और एक हो गया आपका CFC। ध्यान रखिए, ये 5 गैसें ये जिम्मेदार हैं किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस, ठीक। और ये 6 गैसें यहां से लेके ये 6 गैसें ये जिम्मेदार हैं विश्व
तापमान वृद्धि के लिए। तो ये कभी भी अगर आपको उसमें आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि ये CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को क्षरण करती है, यानी उसके बांड को तोड़ती है, लेकिन इसकी कोई विशेषता नहीं है कि ये दीर्घ गैसों को अवशोषित करें। और जब ये बांड को तोड़ती है तो आपको पता है, पीछे बता चुके हैं कि ओजोन का काम है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकना। और जब ओजोन की लेयर कमजोर हो जाती है तो ये क्या करता है कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ जाती हैं, और जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जिस कारण ये भी वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और ये 5 गैसें तो हैं ही। तो ग्लोबल वार्मिंग पूछे तो 6 गैसें कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CFC। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस पूछे तो केवल कौन? ये 5 गैसें हैं, CFC उसमें शामिल नहीं होता। ये एकदम बारीकी से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यही गड़बड़ हो जाता है। कई सारे मैगजीन टाइप की जो किताबें आती हैं उसमें आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप केवल अगर आपको ये जज करना हो ये सही है या गलत, तो आप ये देख लीजिए ओजोन की परिभाषा क्या है, ओजोन गैसों की परिभाषा क्या है, और CFC उस परिभाषा को अप्लाई करता है या नहीं करता। तो अगर करता है तो है, नहीं करता तो नहीं करता। तो आप देखेंगे तो नहीं करता यानी उसमें शामिल, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसके कारण पृथ्वी पे तापमान में वृद्धि होती है। और कारण हमने आपको बताया क्यों तापमान में वृद्धि होती है। ठीक, फिर ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैस। देखिए तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो मैंने अलग अलग टॉपिक से उठाए हुए हैं, बस केवल आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया हुआ है। बाकी वो टॉपिक हम लोगों को एक क्लियर पढ़ना है, पूरा का पूरा टॉपिक ही पढ़ना है। जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी एक किनारे से तब पढ़ेंगे उसको, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे ज्योग्राफी। लेकिन अभी केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो उन चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक पूछता है ओजोन, ओजोन गैस। ओजोन गैस क्या है, क्या काम है, कहाँ पाया जाता है, ओजोन डेफिसिट क्या है यानी ओजोन क्षरण क्या है, किसके द्वारा होता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक, देखिए ओजोन एक गैस है, गैस लिखा है यानी गैसी है। ये O3 यानी जलवाष्प के 3 मॉलिक्यूल को मिला करके बनता है ओजोन। ओजोन अपने वायुमंडल में पाया जाता है, और ये पाया जाता है कहाँ पर? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक, सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाता है ओजोन का कहाँ है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगर इसको आप देखेंगे तो पीछे हमने पढ़ाया हुआ है, तो ये लेयर है समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, और सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो 20 से 35, लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए पाया कितनी ऊंचाई पर जाता है, तो ध्यान रखिएगा 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसके विस्तार मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसके बाद बात आता है कि ओजोन के कार्य क्या हैं। तो ओजोन के कार्य जो हैं वो इसका काम है कि जब ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो ये उनको आने से रोकता है। यानी इसका कार्य है, कार्य की बात करें तो कार्य है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करता है? ये रोकता है। ये है इसका कार्य, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है जिससे वो पृथ्वी पर नहीं आती। तो कई बार पूछा गया है कि ओजोन का काम क्या है, तो ओजोन का काम है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। फिर क्या है, अगर पराबैंगनी किरणें, ये वाली किरणें पृथ्वी पे आ जाती तो क्या होता? तो ये होता कि स्किन कैंसर की संख्या बढ़ जाती, और स्किन कैंसर की संख्या बढ़ने के साथ में पृथ्वी पे तापमान में भी वृद्धि हो जाता। ये प्रभाव किसका होता? पराबैंगनी किरणों का।
फिर क्या कहा, इसको पूछा जाता है कि ओजोन को मापा किससे जाता है, तो डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, किससे मापा जाता है, डाप्सन यूनिट में इसे मापा जाता है। ठीक, यानी अगर ये पूछा जाए किससे इसका मापा किस में जाता है, ठीक, तो किस में, डाप्सन यूनिट में जो होता है इसे मापा जाता है। ठीक, यहां तक अगर हम लोग क्वेश्चन देख लें तो पहला, ओजोन गैस कहते कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। सॉरी दोस्तों, पीछे शायद हमने आपको जलवास बोल दिया है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक, दूसरा, ये पाया कहाँ जाता है, तो वायुमंडल में। परत पूछे तो समताप मंडल, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पाई जाती है, तो 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन विस्तार पूछे तो 15 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। काम क्या है, तो काम है इसका पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी पर ये नहीं आ पाती। और ये पूछ लेता है कि अगर ये आ जाती तो क्या होता, तो अगर ये आ जाती है तो पृथ्वी पर स्किन कैंसर की संख्या त्वचा कैंसर की संख्या बढ़ जाती और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होता। फिर क्या पूछता है कि किसमें मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है, डाप्सन यूनिट में मापा जाता है। अब बात यह आता है कि ओजोन गैस जो है आपका, ओजोन गैस जो है वो क्षरण किसके द्वारा होता है, यानी ओजोन की जो क्षरण होता है, ओजोन का जो ह्रास होता है वो किसके, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस, तो ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस है वो CFC है, पीछे बता चुके हैं। और CFC का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है AC और फ्रिज से। ये भी पूछा जाता है कि CFC का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन, तो CFC का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कहाँ से होता है, AC और फ्रिज से होता है। ध्यान में रखिएगा कि फिर पूछता है कि ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी जो गैस होती है वो क्या होती है, CFC। फिर पूछता है कि आपके लिए कौन सा, सबसे पहले किसने जो है ओजोन क्षरण के बारे में बताया था, तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है ओजोन क्षरण के बारे में उन्होंने ही बताया, और 1985 में उन्होंने बताया था। इनका नाम था फॉरमैन, यानी सबसे पहले 1985 में फॉरमैन महोदय ने बताया, और इन्होंने सबसे पहले बताया ओजोन क्षरण के बारे में। पूछा जाता है कि ओजोन क्षरण के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो उनका नाम है कौन, फॉरमैन महोदय ने बताया था। और कब बताया था, 1985 में बताया था। फिर पूछता है कि सबसे ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस, तो CFC है, और CFC का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन तो AC और फ्रिज से सबसे ज़्यादा जो होता है इनका उत्सर्जन होता है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, जितना हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जो है इतना ही है, बहुत कुछ है इसमें। ठीक, लेकिन जो आपके ये टेट और सीटेट के हिसाब से जो पूछाता है, जूनियर जिनका आर्ट साइड होगा, जूनियर जो आर्ट साइड यानी SST से जो दे रहे होंगे, उनको भी ये काम आएगा। ठीक है, जूनियर वाला। और प्राइमरी में जो है आपका जो EBS में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उस टाइप के पूछते हैं। देखिए ये बिल्कुल नहीं इतना, इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको हम लोग जब, चूँकि आपका एग्जाम करीब है, तो हम सोच रहे हैं जितना ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए, इसीलिए एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन जैसा करवाया जा रहा है कि अगर कोई टॉपिक छुआ जा रहा है तो उसमें कितने क्वेश्चन है, उस टाइप के। नहीं तो इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, अगर फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, वो किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने वाला, वो ज्योग्राफी के हिसाब से चलेगा। कि मतलब समझ लीजिए आपको, जैसे आप पॉलिटी की क्लास ले रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे पॉलिटी में उस जो भी टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, उससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं किसी भी एग्जाम में, यानी इतना कि उस प्रश्न से, यानी उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सब मैं आपको बता रहा हूँ कितने बन रहे हैं, कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे, उसी प्रकार से ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी चूंकि एग्जाम के हिसाब से इतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब रिपीट होंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे एक शब्द आता है वायु दाब, एयर प्रेशर। एक शब्द आता है वायुदाब, एयर प्रेशर जिसे कहा जाता है। तो पूछा जाता है वायुदाब कहते किसे हैं,
पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि एयर प्रेशर किसे कहते हैं, वायुदाब किस नाम, वायुदाब किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। ठीक, अब देखिए, कहीं कहीं हवाओं के द्वारा, परिभाषाएं दोनों सही हैं। अब देखिए किसे कहते हैं वायुदाब, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर पड़ने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायु या पृथ्वी पर डाले जाने वाले दाब को वायुदाब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ये वायुदाब हो गया। देखिए वायुदाब दोस्तों, सामान्य उसमें वायुदाब जो होता है वो होता है 1000, यानी वायुदाब पहले यहां से देख लीजिए कि वायुदाब मापा जाता है किससे, ईएमबी, और इसको फुल फॉर्म में कहा जाता है मिली बार। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिली बार। इसका एक मापने का इकाई जो है पास्कल भी है, यानी इसको मिली बार या पास्कल में मापा जाता है, और इसका जो मिली बार का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एमबी होता है। आदर्श स्थिति में जो वायुदाब होता है वो धरातल पर 1013 एमबी के बराबर होता है। कितना होता है, 1013 एमबी के बराबर। देखिए 3-4 क्वेश्चन ही हो गए। पहला, वायुदाब किसे कहते हैं, तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले दाब को वायुदाब कहते हैं। मापने की इकाई मिली बार या पास्कल है, और इसे जो है एक आदर्श स्थिति में वायुदाब जो होता है धरातल पर होता है 1013 एमबी, और इसका जो मापने का यंत्र है वो है क्या, बैरोमीटर। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर यंत्र है, और ये मापने की ये दोनों क्या हैं, इकाई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर। मापने की इकाई क्या है, पास्कल या मिली बार। मिली बार को शॉर्ट फॉर्म में एमबी लिखते हैं। आदर्श स्थिति में वायुदाब जो होता है वो होता है 1013 एमबी होता है। अब देखिए वायुदाब एक इसका उल्टा होता है। वायुदाब क्या है कि अगर तापमान जो है अगर बढ़ता है, इसको और ऊपर से देख लेते हैं, ग्राफ के माध्यम को बता देते हैं। देखिए दोस्तों ये वायुदाब है, तो अगर वायुदाब जो है, अगर तापमान ये हो गया, तापमान 2 हो सकता है, एक प्लस हो सकता है और एक क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो अगर तापमान बढ़ता है, तो तापमान अगर बढ़ेगा तो वायुदाब जो है घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, वो इसलिए देखिए वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाला दाब है, तो अगर पृथ्वी का तापमान या तापमान बढ़ेगा तो उसके संपर्क में आने वाली हवा का भी तापमान बढ़ेगा, और जब हवा गर्म हो जाएगी तो गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हवा हमेशा ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर उठेगी किसी भी कारण से, तो आप ध्यान रखिएगा वायुदाब हमेशा कम होगा। भाई ये मार्कर है, मार्कर का जो दाब पड़ रहा है मेरे हाथ पे, तो इसे कहेंगे मार्कर द्वारा पड़ने वाला दाब, कुछ भी कह लीजिए। तो अगर ये मार्कर किसी भी तरीके से अगर ऊपर उठ रहा, चाहे हम हथेली से उछाल दें या इसको उठाएं, तो इसका दाब क्या होगा, कम होगा, और अगर इसको हम दबाएंगे तो दाब इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार जब तापमान बढ़ेगा, ये तापमान है बढ़ रहा है, तो वायुदाब क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि हवाएं गर्म होंगी, गर्म हवा हल्की होती है, हल्की हवा हमेशा क्या करती है, ऊपर उठती है। और जब तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। क्यों, धरातल ठंडा होगा, और ठंडे धरातल के संपर्क में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हवा भारी होती है, और भारी हवा हमेशा क्या करती है, नीचे बैठती है। तो ध्यान में रखिएगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। दूसरी भाषा में कह लें तो तापमान और वायुदाब में उल्टा रिलेशन होता है, एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा, और एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। फिर
जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं, यानी दूसरे भाषा में बात करें तो धरातल से ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। क्या होता है? धरातल से ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है और घटने की दर है 10 मीटर पर 1 एमबी। यानी 10 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 एमबी घटेगा, 20 पे जाएंगे 2 एमबी, 30 पे जाएंगे 3 एमबी, 40 पे जाएंगे 40 एमबी। यानी प्रत्येक 10 मीटर पर 1 एमबी की दर से वायुदाब क्या हो जाता है? घटते हुए चला जाता है। तो आपसे पूछता है कि वायुमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है कि बढ़ता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे से ऊपर जाने पर वायुदाब घटता है। क्यों? क्योंकि ये मार्कर अगर पड़ रहा है तो पूरा मार्कर यहाँ पड़ रहा है, दाब कुछ और होगा। अगर हाथ को हम यहाँ लगा दें दाब कुछ और होगा, यहाँ लगा दें दाब कुछ घटेगा। क्यों? क्योंकि इसका भार जो होता है कम होते हुए चला जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने पर वायुदाब घटेगा, घटने की दर है 10 मीटर पर 1 एमबी। एमबी का फुल फॉर्म पीछे बता दिया, मिली बार होता है। ठीक, अब अगर नीचे से ऊपर जाने पर घट रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ठीक, फिर पूछता है कि वायुदाब सामान्य सतह पर कितना होता है? तो पीछे बताया कि सामान्य सतह का जो वायुदाब होता है दोस्तों होता है 1013 एमबी। फिर पूछता है सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा वायुदाब लगता है समुद्र की सतह पर और होता 1013.25 एमबी। ठीक, अब देखिए सामान्य सतह का वायुदाब 1013 एमबी। सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ लगेगा? तो समुद्र की सतह पर लगेगा और 1013.25 एमबी। दोनों पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा वायुदाब कहाँ लगेगा? तो समुद्र की सतह पर लगेगा। कितना होगा? 1013.25 एमबी होगा। सामान्य सतह का वायुदाब कितना होगा? 1013 एमबी होगा। सामान्य सतह इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे बताया कि तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। ठीक, फिर एक यहाँ पे पूछता है कि देखिए वायुदाब पूछता है कि हवाओं की दिशा किधर से किधर होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हवाओं की दिशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। यानी उच्च वायुदाब से किधर होती है? निम्न वायुदाब की तरफ होती है। यानी हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ये हवाओं की खास बात है। आपसे पूछा जाता है कि हवाएं किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दिशा कुछ भी लिखा हो लेकिन हवा हमेशा चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। और इन वायुदाब के बीच का जो अंतर होता है इसे कहते हैं दाब प्रवणता। और वायुदाब के मध्य में अंतर जितना ज्यादा होगा हवाओं की जो गति है उतनी ही तीव्र होती चली जाती है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है। पहला, हवाएं किधर से किधर चलती हैं? तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। दाब प्रवणता अधिक होने पर हवाओं की गति कम होगी कि ज्यादा? तो ध्यान रखिएगा हवाओं वायुदाब में अंतर जितना ज्यादा होगा हवाओं की गति उतनी ही तीव्र चलेगी। यानी अगर एक स्थान जिसका नाम ए है, एक स्थान पर 20 एमबी है, एक स्थान पर 30 एमबी, तो जाहिर सी बात है 30 से 20 की तरफ चलेगा यहाँ पे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। और एक जगह 10 है एक जगह 60 है तो यहाँ पर भी जाहिर सी बात है उच्च से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगा। लेकिन दोनों के गति में अंतर होगी। अगर यहाँ हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो यहाँ हवा एक औसत मानिए कि तो यहाँ हवा सीधा जो है कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में अंतर जितना ज़्यादा होगा हवाओं की गति जो है उतनी ही तीव्र होगी। कहने का मतलब ये है। ठीक, फिर यहां पे आपसे पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति समतल क्षेत्र से पहाड़ी पे जाता है या ऊंचाई पे जाता है तो उसके नाक कान से रक्त का रिसाव होने लगता है। क्यों? वायुदाब की कमी होने के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति या ऐसे कोई कहानी बना देगा कि कोई पर्वतरोही पहाड़ों पे जाता है तो उसके आंख कान नाक से ब्लड आने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुदाब की
कमी हो जाती है। और खाना, अगर समतल क्षेत्र में कोई खाना 10 मिनट में पक रहा है तो पहाड़ी पे जाएंगे तो वहाँ पे खाने का समय जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर भी यही कारण है वायुदाब की कमी होने के कारण। उसके बाद दोस्तों एक रेखा होती है जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है और उसे कहते हैं आइसो बार लाइन, समदाब रेखा कहते हैं हिंदी में। होता क्या है कि मान लीजिए कोई स्थान है ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे कई सारे स्थान हैं। वायुदाब यहाँ पे अलग अलग है, सब स्थानों का वायुदाब जो मान लीजिए यहाँ पे 10 MB है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है। तो मैप पे काल्पनिक रेखा होती है। क्या किया जाएगा कि एक रेखा खींची जाएगी जो 10 वाले को 10 से मिलाएगी, 20 वाले को 20 से मिलाएगी, ठीक है, 30 वाले को 30 से मिलाएगी, और इसी रेखा को कहा जाता है आइसोबार लाइन। इसको परिभाषित कर लें तो ऐसे कह सकते हैं कि वह रेखा जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है उसे कहते हैं आइसोबार लाइन। यह रेखा काल्पनिक होती है, केवल मैप पे खींची जाती है और ये धरातल पे आपको खींची हुई नहीं मिलेगी। यानी समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबार लाइन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।